हेलो व्यूवर्स, दिस इज शेखा फीफा। आई होप कि आप लोग सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ हैं अभी डॉक्टर प्रशांत जेरिथ। एंड डॉक्टर प्रशांत जो हैं, ये फाउंडर हैं जेरिथ एलर्जी क्लिनिक के। और इनकी जो क्लिनिक है, दे हैव 1200 ब्रांचेस ऑल अराउंड इंडिया एंड दुबई। और जिस टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे इनसे, तो वो है एलर्जी मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट्स। तो चले आए इनसे बात करते हैं और हम लोग और जानकारी हासिल करते हैं। So welcome Dr. Prashant Jarrett. Thank you so much. It's great to have you over here. And आज हम आपसे जानना चाहेंगे और एलर्जी मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ा आप नॉलेज देंगे, तो मैं कहूँगी कि इनसे बेहतर कोई है नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा पहला सवाल है कि एलर्जी में मोस्ट कॉमनली कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं? मैम, एलर्जी में बहुत तरह की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे कि एलर्जी में एंटीहिस्टामिनिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जिसमें कि हमारी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स आ जाती हैं, जिसमें कि एंटी एलर्जिक दवाइयाँ जो हम कॉमनली जानते हैं, जैसे कि सेट्रिजिन, लोराटिडीन, डेस्लोराटिडीन, फेक्सोफेनाडिन, जिसको एलेग्रा भी कहते हैं, वो की जाती हैं। उसके बाद एलर्जी में लोकल नेजल स्प्रेज, नेजल डिकंजेस्टेंट्स और ऑट्रिविन जैसी दवाइयाँ भी रिकमेंड की जाती हैं। इसके बाद इसमें स्टीरॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिसे हम कहते हैं, वो भी रिकमेंड किए जाते हैं। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एलर्जी में रिकमेंड की जाती हैं। और आजकल एलर्जी की ट्रीटमेंट में बहुत सारी नई मोडालिटीज़ भी आ गई हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं। और बायोलॉजिकल्स में हमारे पास मॉल्यूजुमैब जैसे इंजेक्शन, डुपिक्सेंट जैसे इंजेक्शंस हैं, जो पेशेंट्स विद सिवियर एलर्जीज या नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी मोडालिटी, जो किसी मोडालिटी को नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, उन पेशेंट्स में दिए जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि एंटीहिस्टामिनिक्स एलर्जी में कैसे काम करती है? मैम, एंटीहिस्टामिनिक्स का जो मेन रोल है वो उसके नाम से ही सजेस्ट होता है कि वो हिस्टामिन के अगेंस्ट एक्ट करती है। वो हिस्टामिन की या तो रिलीज को रोकती है, या वो हिस्टामिन के जो उसका असर होता है उसे कम करती है। जब हिस्टामिन जो मेन मीडिएटर है, हिस्टामिन का काम है एलर्जी के सिम्टम्स पैदा करना, जैसे कि रनिंग नोज, नाक का बंद होना। इन सब चीज़ों में जब हम एंटीहिस्टामिनिक्स लेते हैं, तो एंटीहिस्टामिनिक्स के असर को ये एंटीहिस्टामिनिक्स हिस्टामिन के असर को ब्लॉक करते हैं। तो इसी तरह से एंटीहिस्टामिनिक्स काम करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि डीकंजेस्टेंट एलर्जी में लेना सेफ है? मैम, नेजल एलर्जी में हमें डीकंजेस्टेंट्स लेनी पड़ती हैं, बट नेजल एलर्जी में डीकंजेस्टेंट का एक साइड इफेक्ट है कि इसमें एक रीबाउंड फिनोमेना होता है। रीबाउंड फिनोमेना मतलब कि जैसे आप ऑटोमिन डालते हैं तो कई बार ऑटोमिन डालने की आदत पड़ जाती है, नेक्स्ट डे ब्लॉकेज और ज़्यादा होती है। तो एक तो ये है, दूसरी बात है कि इसमें गले में कई बार इरिटेशन होती है और ड्राइनेस ऑफ माउथ और ये सब भी होता है। तो नेजल डीकंजेस्टेंट्स लेना, लेकिन एक लिमिटेड और प्रिस्क्राइब्ड डोजेज में लेना जरूरी है। नई तरह के कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नेजल एलर्जी के लिए यूज होते हैं? बहुत सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जैसे कि मेजोफॉर्ट, ठीक है, फिर उसके बाद डिओनोज, और उसके बाद क्या कहते हैं, डिओनोज यूज होता है। फिर उसके बाद आपके और नए तरह के वो आ गए जिनमें रिबाउंड फिनोमेना नहीं होता। जो नई तरह के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नेजल स्प्रेज में यूज करे जाते हैं, उसका एक एडवांटेज है कि उसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ और इचनेस जो गले में होती है और रीबाउंड फिनोमेना है, तो वो कम होता है नई तरह के नए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में। क्या इम्यूनोथेरेपी शॉट्स सीवियर एलर्जीज में मदद करती हैं? इम्यूनोथेरेपी शॉट्स, मैम, इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो एलर्जी में बेसिकली ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन ऑफ वो करती है बॉडी। इसमें बेसिकली एलर्जिन कंसंट्रेशन धीरे धीरे स्मॉलर कंसंट्रेशन फिर हायर कंसंट्रेशन दी जाती है, ताकि बॉडी डिसेंसिटाइजेशन हो जाए। तो इम्यूनोथेरेपी शॉट्स, जैसे आपने पूछा, 100% बहुत सीवियर एलर्जीज में और मॉडरेट एलर्जीज में दिए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और बेसिकली ये दो फॉर्म्स में दिए जाते हैं, या तो ये इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं जब इसे सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, और या फिर ये ओरल शॉट्स, ओरल ड्रॉप्स के फॉर्म में दिए जाते हैं जो कि जीभ के नीचे होते हैं, और तब इसे सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। अच्छा, क्या ओवर द काउंटर नेजल स्प्रेस क्या एलर्जी में मदद करते हैं? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ओवर द काउंटर नेजल स्प्रेज नेजल डीकंजेशन तो कॉज करते ही हैं। एलर्जी में सिम्टमेटिक बहुत इम्प्रूवमेंट करते हैं ओवर द काउंटर नेजल स्प्रेज,
बट उससे अगेन ओवर द काउंटर नेजल स्प्रे जैसे कि ऑट्रोविन वगैरह हैं, इससे रिबाउंड फिनोमेना बहुत होता है। तो इसलिए आजकल हमने देखा गया कि डॉक्टर्स अब ज़्यादातर प्रिस्क्राइब सेकंड जनरेशन नेजल स्प्रेस करते हैं, जिसमें कि ड्यूल नेज या नेजोपॉड वगैरह आता है, जिसमें कि रिबाउंड फिनोमेना नहीं होता और ड्राइनेस ऑफ माउथ वगैरह भी कम होती है। क्या आई ड्रॉप्स आंखों की एलर्जी में मदद करती हैं? आँखों की एलर्जी में दो तरह के आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, एक तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स और दूसरा एंटी एलर्जी एंटीहिस्टामिन ड्रॉप्स। तो बेसिकली दोनों में एक तो एलर्जी की ईचिंग कम होती है और उसमें लॉन्ग टर्म जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एलर्जी के उसको भी वो मिनिमाइज करते हैं आई ड्रॉप्स। क्या ओरल स्टेरॉइड्स की सीवियर एलर्जी में कोई रोल है? ओरल स्टेरॉइड्स का सीवियर एलर्जी में लाइफ सेविंग रोल है। बहुत सारी ऐसी एलर्जीज़ हैं जिसमें कि नॉर्मल हमारे एंटी हिस्टामिनिक्स काम नहीं करते, उस केस में हमें ओरल या सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं ताकि उसमें क्या कहते हैं उनकी एलर्जीज़ वगैरह कम हो जाए। तो ओरल स्टीरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट अगेन ओरल स्टीरॉइड्स इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें या तो आप ओरल स्टीरॉइड्स को आप क्या कहते हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं, सिवियर एलर्जीज में यूज़ कर सकते हैं, और हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस के साथ आपको ओरल स्टीरॉइड्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ओरल स्टीरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसमें बॉडी में। ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर्स एलर्जी में कैसे काम करते हैं? ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स भी एक तरह से, ल्यूकोट्राइन एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिलीज होता है जो सिम्टम्स कॉज करता है एलर्जी में। बेसिकली ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर जैसे कि मोटरलोगास्ट वगैरह एलर्जी में मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज करते हैं। मास्ट सेल एक तरह के सेल होते हैं जिसका डीग्रैनुलेशन से हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, तो उसको स्टेबलाइज करने से हिस्टामिन के रिलीज को रोकते हैं। तो बेसिकली जो ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स हैं ये बेसिकली हिस्टामिन की रिलीज को रोकने से एलर्जी में एक्ट करते हैं। और बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हिस्टामिन जब नहीं रिलीज होगा तो एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होंगे। एलर्जी सिम्टम्स को कम करने के लिए कौन सी नेचुरल रेमेडीज जो हैं वो अवेलेबल है? मैम एलर्जी सिम्टम्स को कम करने के लिए नेचुरल रेमेडीज़ में हनी बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है एलर्जिक फेरिंजाइटिस में। उसके बाद हमने देखा गया है कि नीति एक ऐसा चीज़ है जिसे कि नेजल सेलाइन इरिगेशन भी कहते हैं। नीति यूज़ होता है नेजल एलर्जीज़ में और बहुत इफेक्टिव है नेजल डिकंजेशन कॉज करने में। फिर उसके बाद गर्म पानी पीना, उसके बाद बहुत सारे ऐसी हर्बल टीज़ हैं लोग जैसे कैमोमिल टी या पेपरमिंट टी, इनसे क्या कहते हैं गले में एलर्जिक फेरिंजाइटिस में बहुत आराम मिलता है। तो ये कॉमन रेमेडीज़ हैं जो इसमें यूज़ होती हैं एलर्जी में, हर्बल जो जिसमें कि पेशेंट को रिलीफ मिलता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रिलीफ होता है ये टेम्परेरी होता है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर का एलर्जी में क्या रोल है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो रोल है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का वो एलर्जीज में जो मास्ट सेल है उसकी डीग्रैनुलेशन यानी कि जिससे हिस्टामिन रिलीज होती है उसको रोकना है। इसमें मेन जो ड्रग है मोंटेलोगास्ट एक ड्रग है जो आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, जो सिट्राजिन के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। उसका मेन इफेक्ट बेसिकली हिस्टामिन के रिलीज को रोकना है। हिस्टामिन जब ड्रग कम रिलीज होता है तो एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि नेजल इरिटेशन, स्किन पे खारिश होना, छींके आना, रनिंग नोज, ये सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। एलर्जी मेडिकेशंस को काम करने में कितना वक्त लगता है? मैम एलर्जी मेडिकेशंस को काम करने में अलग अलग तरह की एलर्जी मेडिकेशंस का अलग अलग वो है। अगर हम एंटी हिस्टामिनिक्स की बात करें तो आइडली एक एंटी हिस्टामिनिक को काम करने में 1 से 3 घंटे का टाइम लगता है। और अगर हम बात करें स्टीरॉइड्स की या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तो उससे कई बार काम करने में कई कई दिन भी लग जाते हैं, उसका पूरा असर आने में तो कई कई दिन लग जाते हैं। एलर्जी मेडिकेशंस के मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आप प्लीज बता सकते हैं? मैम अलग अलग एलर्जी मेडिकेशंस के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें टॉपिकल या नेज़ल ड्रॉप से तो उसमें देखा जाता है कि उसमें एक रिबाउंड फिनोमेना एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद देखा गया कि गले में इचिंग होती है, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं नेज़ल मेडिकेशंस के। उसके बाद एंटी हिस्टामिनिक्स के का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है ड्राउजीनेस, नींद बहुत ज़्यादा आती है। अब उसका रिलीफ ये है कि अब जो फर्स्ट जनरेशन आपके एंटी हिस्टामिनिक्स यूज़ होते थे उसकी जगह हम सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद देखा गया कि स्टीरॉइड्स का एक बहुत ही मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पर। स्टीरॉइड्स के तो अनगिनत साइड इफ़ेक्ट हैं जिसमें कि बोन्स वगैरह, अगर बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स हों तो बोन्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लिवर सूख जाता है, लिवर की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ
स्टीरॉयड से किडनी फेल हो जाती है, इवन हार्ट पे उसका इफेक्ट है, अगर शरीर का मोटापा बढ़ जाता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के तो पूरी बॉडी में अनगिनत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अलग अलग मेडिकेशंस के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो भी स्टीरॉयड्स या अगर हम एंटी हिस्टामिनिक लेते हैं तो बेटर है हम डॉक्टर को कंसल्ट करके लें, ताकि इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। अच्छा, ये बताएं कि क्या कोई ऐसी एलर्जी के मेडिकेशंस हैं जिससे नींद नहीं आए? मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी हिस्टामिनिक जो सेकंड जनरेशन आ गए हैं, जैसे कि आपकी लोराटिडीन, डेस्लोराटिडीन और इवन आपकी फेक्सोफेनेडिन, एलेग्रा, ये ऐसी कुछ मेडिकेशंस हैं एलर्जी में जिससे नींद नहीं आती, इसे सेकंड जनरेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक्स कहा जाता है। क्या अलग तरह की एलर्जी मेडिकेशंस को कंबाइन करने का कोई फ़ायदा है? मैम, देखिए कई बार पेशेंट्स में सिंगल मेडिकेशन से कई बार कोई रिलीफ नहीं आता है, कम रिलीफ आता है। जैसे कि खाली एंटी हिस्टामिनिक्स देने से कई बार एलर्जीज कंट्रोल नहीं होती, अस्थमा कंट्रोल नहीं होता। उसमें उस केसेस में मल्टीपल मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द डिजीज़। अब जैसे मैं अस्थमा की बात करूँ तो उसमें आपको एंटी हिस्टामिनिक भी देने पड़ते हैं पेशेंट को, कई बार आपको ओरल स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, आपको क्या कहते हैं इनहेलर्स भी देने पड़ते हैं, कई बार आपको नेबुलाइजर्स भी देने पड़ते हैं। तो अलग अलग मेडिकेशंस कंबाइन करने के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो वेरियस कॉम्बिनेशंस में ये कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, जैसे हिस्टामिनिक्स को स्टेरॉइड्स के साथ कंबाइन किया जाता है, तो डेफिनेटली एंटी हिस्टामिनिक्स के साथ नेजल डिकंजेस्टेंट्स दिए जाते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट। तो इनको डेफिनेटली कंबाइन करने के बहुत फ़ायदे हैं आपस में। अच्छा, देखिए, बच्चों में एलर्जी मेडिकेशंस यूज़ करते टाइम हमें किसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? मैम, बच्चों में जब हम एलर्जी मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो मैं एक चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि डोसेज का ध्यान रखना चाहिए। और जो बच्चों की डोसेज होती है उनके वेट, हाइट और एज के हिसाब से होती है। तो इट इज़ बेस्ट द पीडियाट्रिशियन और योर एलर्जी स्पेशलिस्ट इज़ द बेस्ट डोजेज का जो है उन्हीं से वो प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। बच्चों को एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स ओवर द काउंटर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ हैं जो बच्चों में दी नहीं जा सकती, जैसे स्टीरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं बच्चों में। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स ना हो तो हमें हमेशा बच्चों के लिए डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ही एलर्जी की दवाई लेनी चाहिए। क्या एलर्जी मेडिकेशंस का दूसरी दवाइयों पे असर पड़ता है? मैम, एलर्जी मेडिकेशंस का बहुत सारी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन होता है, जैसे कि हमने देखा है कि डायबिटीज़ या शुगर में अगर आप शुगर की दवाई ले रहे हैं तो उसमें स्टीरॉइड्स बहुत ही कॉशियसली देने चाहिए, बिकॉज स्टीरॉइड से अचानक से शुगर लेवल शूट अप हो जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिसका अलग अलग तरह से साइड इफ़ेक्ट्स होता है, और बहुत सारी दवाइयाँ जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जैसे कि आपकी एंटी हिस्टामिनिक्स कुछ नींद की दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो उसको आपको बहुत ध्यान से देना पड़ता है, बिकॉज पेशेंट को बहुत ज़्यादा डे टाइम ड्राउजीनेस होती है। तो अलग अलग तरह की मेडिकेशंस के साथ एलर्जी की मेडिकेशंस को दिया तो जा सकता है, बट अगेन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ। तो पहले चाहे आप बीपी की दवाई ले रहे हों, आप चाहे कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हों, चाहे आप शुगर की दवाई ले रहे हों, तो आपको जब भी कोई एंटी हिस्टामिनिक दवाई शुरू करनी है, एलर्जी की दवाई शुरू करनी है, तो आपको पहले आपके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। पहली और दूसरी जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स में क्या फ़र्क है? मैम, पहली जनरेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक्स जैसे बेनाड्रिल वगैरह यूज़ होती थी, फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन में आपकी सेट्रिजिन, डेस्लोराटिडीन और बहुत सारी और दवाइयाँ जैसे कि फेक्सोफेनेडिन वगैरह आई। तो मेन जो फ़र्क है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ड्राउजीनेस का है, कि पहली जनरेशन से बहुत ज़्यादा नींद आती थी, फिर जो सेकंड जनरेशन आई उससे में कंपैरेटिवली कई दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल हट गए। तो ये डे टाइम ड्राउजीनेस, वो दवाइयाँ दिन में नहीं ली जा सकती थी। तो यही मेन फ़र्क है जो ड्राउजीनेस का है, जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स में है। क्या एलर्जी मेडिकेशंस को लंबे समय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? एलर्जी मेडिकेशंस को मैम डॉक्टर की सलाह के साथ सारी उम्र के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज कई चीज़ों में हम देखते हैं कि एलर्जी मेडिकेशन जैसे कि एलर्जी शॉट्स, ठीक है, फिर उसके बाद एंटी हिस्टामिनिक्स या स्टीरॉइड्स या फिर इनहेलर या नेबुलाइजर्स, ये आपकी जान बचा सकती हैं। और कई बार देखा गया कि पेशेंट्स नेबुलाइजर और इनहेलर सारी सारी उम्र लेते हैं। तो इन केसेस में एलर्जी मेडिकेशन से वो सारी उम्र के लिए लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ, बिकॉज डॉक्टर उसमें बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर करता है कि आपको उसका कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर वो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो मेडिकेशन चेंज करता है। तो डॉक्टर की सलाह के साथ एलर्जी मेडिकेशन को सारी उम्र के लिए लिया जा सकता है। एलर्जी मेडिकेशन के रिएक्शन के टाइम क्या करना चाहिए?
मैम कई बार देखा गया है कि एलर्जी मेडिकेशन के इटसेल्फ भी रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि जैसे ही आपको एलर्जी मेडिकेशन से किसी भी तरह का अगर रिएक्शन होता है तो आपको उस टाइम पे वो दवाई एकदम बंद कर देनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वो दवाई कंटिन्यू करनी है तो सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही वो दवाई आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। चलिए भाई, बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर प्रशांत, आपका आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, हम लोग अभी जो है दोबारा कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।